टीवी में मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और बिल आखिर गालिबन ये जो इलेक्शन का माहौल, उसमें सियासी पार्टियों में तोड़ फोड़ और एक दूसरे से महादाराई, ख़ास तौर पर जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टी कह ले, लेकिन बहरहाल तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत तो जेलों में है और उनकी माजी में भी एक के बाद दूसरी विकटें गिरी। लेकिन आज उस्मान डार जो एक अरसे से लापता थे, कहाँ गए थे, वो एक लोडेड बयान के साथ आए हैं और उन्होंने कप्तान के ख़िलाफ़ जो बयान दिया है उसको बड़ी मरकज़ी जगह दी जा रही है। बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि कप्तान की बड़ी विकटें सबसे पहले गिरी। फवाद चौधरी तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ हुआ करते थे, जितने अरसा रहा हुकूमत सुबह शाम जो है वो कप्तान की शान में कसीदे पढ़ते थे। इमरान इस्माइल, मुझे याद है कि जब हुकूमत से पहले भी 20 साल तक साबिक गवर्नर सिंध का ओहदा सिर्फ इसलिए पा सके कि कप्तान से इंतहाई करीब थे, उनके माली मामलात में भी, उनके सियासी और ज़ाती मामलात में भी। उस्मान दबजदार का जाने का अफसोस नहीं, लेकिन बहरहाल पंजाब जैसे सूबे के वज़ीर आला रहे। अली ज़ैदी खुद एक मुझे वाकफ़ियत है कि इस बात पर जब भी मेरे प्रोग्राम में आते थे कहते थे जी मैं पहली बार आपके शो में आया था और वो भी कप्तान की वजह से, लेकिन एक दिन पहले बड़ा नारा लगाया, दूसरे दिन पार्टी छोड़ दी। परवेज़ खटक खुद कहते थे कि तहरीक इंसाफ के बानियों में हूँ, लेकिन बिल आखिर उनको वज़ारत आला तक दी गई, जो सॉरी टू से एक बार पहले भी पार्टियां बदली थी, लेकिन वो भी छोड़ बैठे और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जैसे पील पार्टी में बनता था। खुद पील पार्टी में भी रह चुके हैं परवेज़ खटक। उस्मान डार को क्या आखिरी विकेट कहा जाए? और बहरहाल अभी मैं देख रहा था कि उनकी वालदा ने बड़े डट के बयान दिया, उनकी वालदा के साथ ज़्यादती भी हुई और उन्होंने कहा कि जनाब मैं उस सीट पर इलेक्शन लड़ूंगी जिस पर उस्मान डार खड़े होते थे। और सब सूरत हाल में जो सबसे अहम बात यह है कि कप्तान के मर्द खिलाड़ी तो भाग रहे हैं, लेकिन इस लाहौर में कमोवेश 47 औरतें अब तक डटी हुई हैं, कह दूँ, बहरहाल अपने मौके पर कायम हैं। ये ठीक है कि 9 मई के साने में जो भी मुलव्वस हो उसे सज़ा देनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, लेकिन हकीकत ये है। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के अब तो तर्जुमान हैं मुमताज़ मगंदा हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, यानी आप तो बड़ी आसानी से मैं देख रहा था ये कह दिया कि पहले अगवा बराए तावान होता था, अब अगवा बराए बयान होता है, लेकिन बहरहाल इसमें कम से कम कुछ लोगों के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ ना, ये तो नहीं कि सब गलतियाँ इन लोगों की होती हैं जो दबाव के तहत, खौफ के तहत, प्रेशर के दबाए जाते हैं। खुद मैंने देखा है भुट्टो साहब के ज़माने में उनके करीब वो लोग हो जाते थे जो खुशामदी होते थे। शरीफों के साथ भी होगा। मेरा ख्याल है कि खान साहब को क्यों मैं जब यहाँ देखता रहा हूँ, सिंध की हद तक कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने घेरा हुआ था जिन लोग सबसे पहले गए। इसलिए सिर्फ ये कहना कि हुकूमती दबाव के तहत चले गए शोएब शाहीन साहब, बहरहाल अपनी भी गलती तस्लीम करनी होगी ना पीटीआई की जो अब मौजूदा लीडरशिप रह गई है। देखें, कोई पार्टियां फरिश्ते तो नहीं हुआ करते, गलतियां होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है गलतियां हुई होंगी पीटीआई से भी। लेकिन मुझे बताएं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुडिशल मर्डर हुआ था उस वक्त भी जो तमाम टॉप लीडरशिप थी उनके साथ की, आप मौलाना कौसर नियाज़ी देखें, मुस्तफ़ा खर देखें, मुस्तफ़ा जतुई देखें, हफीज़ पीरज़ादा देखें, हनीफ रामे देखें, बेशुमार जो टॉप लीडरशिप थी सारी की सारी छोड़ गई थी। और उसके बाद उनकी जुडिशल मर्डर होता है और उसके बाद आकर के बेनज़ीर नए चेहरों के साथ सामने आती है, लेकिन अवाम उससे ज़्यादा उनके साथ खड़ी थी, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टरशिप में जाती है। और आज भी अगर आप देखें अवाम की अक्सरियत गैलप सर्वे पे, हालांकि हमारा यकीन नहीं है, वो उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, हम उसमें तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी इमरान खान और पीटीआई की है, 70% तक अब उनकी पॉपुलरिटी है। और आज भी आप देखें ये लोग, नवाज शरीफ तो चौथे 5वें नंबर पे आ रहे हैं और बिलावल और जरदारी साहब तो नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्या आप तशद्दुद के जरिए, क्या आप जुल्म और जबर के जरिए आप इलेक्टेबल्स को हटा भी लेंगे, तो ये नहीं है कि सारे के सारे जुल्म और जबर
कुछ की फाइलें होंगी। नहीं, शोएब शाहीन साहब, मैं यहाँ आपसे इसलिए आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि आपको इल्म है कि मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से बहुत करीब से जानता हूँ और बहुत पहले से हूँ। गालिबन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं था तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की यहाँ उसमें इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे, और गालिबन 2 दिन नहीं गुजरे थे जब वो प्रेस क्लब में जब आए तो मैंने उनके सेहतमंद चेहरे को उनके देखकर उनके कान में पूछा क्या हुआ, कहाँ गए थे, क्या हुआ, जो 2-3 लफ्ज़ों में। हालांकि मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं कोई हजीमत में लाऊं, लेकिन उन्होंने कहा मुसलमान हो जाओ, मैं मुसलमान हो जाऊं। यानी ये जो है इसमें भुट्टो साहब से इसके मैंने नहीं सीखा गया, अगर आप ये कहते हैं कि उस दौर से या बाद के लीडरों से भी। जो इशारा मेरा इसलिए है कि फवाद चौधरी जैसे लोग जो कई पार्टियां छोड़ के गए वो सबसे ज़्यादा करीब कैसे बन जाते हैं। मैंने कहा ना कि आप कह सकते हैं कि हमसे गलतियां हुई होंगी, पहचानने में भी, लोगों को आगे करीब लाने में भी, और पॉलिटिकल पार्टीज में ये नहीं है कि कुछ सारे जो है वो सबको बतौर फरिश्ता समझ के उनको पता हो कि इमरान खान साहब को पहले से नजर आ गया कि इस बंदे का ये कंडक्ट है, इस बंदे का ये कंडक्ट है। ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो प्रोसेस हो रहा है, मैं उस्मान डार को अगर रेफरेंस रखूं तो उस्मान डार अगर वाकई इस तरह की बेवफाई करने वाला होता तो उसकी फैक्ट्रियां बंद हुई, उसके घर पे तशद्दुद हुआ, उसके घर को गिराया गया, उसकी वालदा के साथ जुल्म ज्यादती हुई, उसके भाइयों के साथ हुआ, लेकिन वो बंदा नहीं गिरा। आपने देखा ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने क्या कहा है, होम मिनिस्टर ने, उसने कहा हाँ जी उसका वारंट ऑफ अरेस्ट था, हम सियासी इंतकाम नहीं कर रहे, हमने गिरफ्तार कर लिया, आप उसकी स्टेटमेंट उठाएं। भाई गिरफ्तार जब कर लिया तो आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कि आप उसको अदालत में पेश करो। तो ये कौन सी अदालत थी, जस्टिस कामरान शाहिद के पास आपने पेश कर दिया, और वो अपने घर वालों से रब्ता नहीं करता, माँ से नहीं करता, भाई से नहीं करता, और जाकर के सीधा उसके घर में पहुंच जाता है और वहां जाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है, और उसके बाद वो पाक साफ हो जाता है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कुछ भी नहीं। देखें ये जो कुछ हो रहा है, हर बंदे की एक बर्दाश्त होती है। आजम खान के साथ क्या हुआ, 34 दिन गायब रहा, किडनैप रहा, उसकी FIR काटी गई, उसके घर वालों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट दिया, उन्होंने कहा जी पेश करो बंदे को, कहां भी है कहीं भी नहीं है। लेकिन और मैं फिर भी शोएब शाहीन साहब इसरार करूंगा, आप तो अभी माशाल्लाह ये पूरे फेस से गुजरे हैं, और मुझे इल्म है कि जो उनका पहला दौर था उसमें, यानी पहला दौर यानी हुकूमत में जब वो आए तो शायद न कोई आप अटॉर्नी जनरल बने थे, न कोई वज़ीर कानून बने थे, न सेनेटर बने थे, न कोई और बड़े अहम ओहदे पे थे। आप तो इब्तला और के दौर में आए, और वो जो पिछले चंद महीने से हम देख रहे हैं, आप जैसे बेशुमार लोग डटे हुए हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन की तवातुर से बार बार मिसालें देता हूँ। इसलिए ख़ास तौर पर जैसे मुझे हालांकि अच्छा नहीं लग रहा ज़ाती तौर पर, मेरे बड़े वो जानता हूँ मैं फवाद चौधरी साहब, लेकिन एक से कई बार इन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील की, उसके बावजूद उनको अहम तरीन जगह दी गई। ये जगह इनको कैसे मिल जाती है, ये जगह कैसे हासिल कर सकते हैं, चापलूसी हो, खुशामत हो, या फिर ये प्लांटेड होते हैं। आपको कहीं ना कहीं तो इसमें बारे में रुकना पड़ेगा ना। ये तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि जनाब दबाव था, प्रेशर था, ये था, ये तो मेरे ख्याल में हो सकता है उससे पहले ही सफ में शामिल हो चुके हों। देखिए आपकी बात दुरुस्त है, ये को हम इसको फिगर आउट, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ये नहीं होगा, ज़रूर होगा। हो सकता है कि कई हवालों से वो जो कहा जाता है कि डेपुटेशन पे आए थे और डेपुटेशन पीरियड अपना गुजारा और वापस चले गए, लेकिन मुझे बताएं जहां गए हैं या कोई मुंह छुपा रहा है, या वहां अपनी तस्वीर सामने नहीं आ रहा, मीडिया तक को फेस नहीं कर पा रहा, और लोगों का क्या अंजाम हुआ? क्या लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया? नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूं कि जो वफा होती है ना, उसके अंदर बड़ा रंग होता है, उसको अल्लाह भी बरकत डालता है। आज भी अगर हुसैनियत जिंदा है तो इसलिए जिंदा है कि वो कुर्बानियां दी उन्होंने। आज भी यजीदियत फना होती है, और हो गई फना, वो 2 साल 3 साल में नहीं रही। और आज भी जो लोग वफा करते हैं, आपने खवातीन की मिसालें दी, 6 महीने उनको हैं, जमानतें हुई, लेकिन उनको फिर गिरफ्तार कर लिया 15 दफा। अब हालांकि परवेज इलाही साहब के मुतालिक ये राय नहीं थी लोगों की, 15 दफा जमानतें हुई या मुकदमे खत्म हुए, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको नहीं रिहा करने दे रहे।
और शाहिद आफरीदी और शानदाना गुलजार वगैरह इनको नहीं, भी लेकिन मैं अगर फिर रिलीफ फिर मिला। यही कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टियां अगर क्लब बनेंगी, पॉलिटिकल क्लब बनेंगी, यानी लोगों को अहमियत और फौकियत इस बात पर दी जाएगी कि वो कितना उनके करीब खड़े होकर हाथ बांधे खड़े होते हैं। मुझे नहीं पता आइंदा कप्तान या दीगर पार्टियां इससे सीखेंगी, लेकिन क्या वजह है कि हमारे यहाँ नहीं सीखा जाता। ये बड़े लीडरों की जहाँ बहुत बड़ी अजमत होती है। भुट्टो मैंने देखा कि इमरान खान साहब भुट्टो के बड़े कदरदान थे, अक्सर जिक्र भी करते थे कई बार मेरे इंटरव्यूज़ में और प्रोग्रामों में, लेकिन उन्होंने उनसे भी नहीं सीखा। नवाज शरीफ वगैरह को तो खैर मैं उस तरह का पॉलिटिकल ट्रेडिशन नहीं मानता, लेकिन खान साहब ने जो थे, यकीन जो लोग साथ हैं, मैं तो उनका वो अब इतने शायद नुमाया लोग ना हो जो उस वक्त करीब थे। इसलिए ये बात आज मैं आपसे गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि क्या मुस्तकबिल में भी हम इसी तरह इन लोगों को एकोमोडेट करेंगे? क्या हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे? लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आज भी उनको मिलकर आ रहा हूँ खान साहब को। मैं समझता हूँ खान साहब नाउ इज ए चेंज मैन, जो इंसान को तजर्बात से सीखता है। जो ये प्रोसेस हुआ है ना, ये 9 मई का, और उसके बाद जो जबर जुल्म तशद्दुद और जिस तरह के लोग सामने आए हैं, आज उनको इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है, वक्त ने भी बहुत कुछ सिखाया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें अल्लाह की रहमत हुई है उनके ऊपर कि जिन लोगों ने छोड़ना है या जिन्होंने छोड़ा है, या जो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग हुई है, वो एक मेरा ख्याल है पार्टी के लिए भी शायद बेहतर हो, शायद उनके लिए भी बेहतर हो, लेकिन अवाम की अक्सरियत आज भी उनके साथ खड़ी है। ये बात उनको एहसास है और उनको इन सारी चीज़ों का पता भी है। मैं समझता हूँ कि आगे के जो फ्यूचर डिसीजंस होंगे उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन सारे तजर्बात से सीखने के बाद। और आज भी अगर आप शोएब शाहीन साहब क्या तजर्बा कहता है, क्या मौजूदा सूरत हाल में, जो एक मैं पहले भी और सवाल कर चुका हूँ कि एक पार्टी के जिसके कई हज़ार कारकुन जेलों में हों, जिसकी लीडरशिप हों, उसमें इलेक्शन का होना, फिर एक और नया जो एक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं अफगानों के हवाले से कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ मतलब हो जाएंगी, तो इसमें आप होता देख रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो मैं बाद में करूँगा। देखिए, हमारे लिए तो एक तो पहले तो इलेक्शन होंगे या नहीं। आप मौलाना फजल रहमान साहब को तो आप PMLN का इस्लामी तर्जमान तस्वर कर लेना। वो तो जो बात नैरेटिव बिल्ड कराना होता है, जो गुफ्तगू करानी होती है PMLN ने, वो सबसे पहले फजल रहमान से कराते हैं। उन्होंने 2 बातें की हैं। एक कहा है कि जी जनवरी में सर्दियां होती हैं कि जी बर्फबारी होती है, इलेक्शन ना कराएं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2007 और 8 के इलेक्शन में 2007 में दिसंबर में हो रहे थे, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई थी, या जनवरी में होने थे शायद, आई थिंक जनवरी के पहले हफ्ते में, और वो सवा महीने के लिए डिले हो गए थे और फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते में हो गए थे। लेकिन ये 8 शायद फरवरी को हुए थे। लेकिन ये कहना कि जी सर्दियों में पहले इलेक्शन नहीं हुए, ये बात गलत है। दूसरी बात, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि नहीं जी इलेक्शन को भूल जाएं, आप मईशत की फिक्र करें। तो क्या कभी कोई सियासतदान या सियासी और जमहूरी पार्टी भी इस तरह कहती है? ये तो मुझे शोएब शाहीन साहब आता नहीं, आप उस वक्त ये तो मुझे वो याद दिला देता है कि इनके वालिद मोहतरम जब PNA के सरबराह थे तो उस वक्त भी नारा लगा था पहले, और वली खां जैसे पाए के सियासतदान जिसमें शामिल थे कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। आज जब मैं मौलाना साहब का पढ़ रहा था तो मुझे वो दौर याद आ गया, आप ये PDM के सरबराह हैं। तारीख पता नहीं क्यों दोहरा रही है अपने को। जी बिल्कुल वैसे ही है, वैसा ही सिचुएशन है। चूंकि इनको नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते, इनको अपने करतूत जो 16 महीने में कि इनके सामने आए हैं, इन्होंने जो करप्शन, जबर, जुल्म और नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और जो किया है, और जो 25 करोड़ आवाम को तबाही के दलदल में फंसा दिया है, लोग इनसे शदीद नफरत करते हैं। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि किसी तरीके से पार्टी तोड़ी जाए, किसी तरीके से इनके वर्कर्स को, इनके लीडर को हटाया जाए, किसी तरीके से इलेक्शन का इल्तवा किया जाए, और कोई और तरीका वारदात हो जाए जिसके जरिए इनको इलेक्शन में मोहतरम शोएब शाहीन साहब, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर, तर्जुमान तहरीक इंसाफ, मौक़िफ़ का बयान तो कर रहे थे, लेकिन मैं इस बात पर इसरार करूँगा कि भुट्टो जो तहरीक इंसाफ की, अब तो खैर कहते हैं नाम ले सकते हैं आप, सरबरा भुट्टो साहब का बहुत हवाला देते थे, पीपल्स पार्टी का हवाला देते थे, लेकिन शायद उन्होंने नहीं सीखा। इसीलिए जो लोग
उनके साथ जो मैंने कहा ना बड़ी विकटें गिरी हैं, ख़ासतौर पे मैं नमलाने में हर्ज नहीं है, और जो मैंने दिखाया अभी उनमें ज़्यादातर वो लोग थे जो एक से कई बार अपनी वफादारियाँ बदल चुके थे, या फिर वो लोग थे जो ज़ाती तौर पर खान साहब से माली तौर पर जो उनका क्रिकेट के मामलात थे या शौकत खानम के थे वो तय करते थे, और वो बड़े अहम ओहदों पर लगाए गए, और वही सबसे पहले जाने में पेशरफ्त की। वो हकीकत अपनी जगह है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जिस पर मैं इस वक्त गुफ्तगू नहीं करूँगा। और एक और बड़ा अहम इशू, और इसलिए कि ये निगरां हुकूमत इतना भारी बोझ संभाल सकेगी। 17 लाख अफगान महाजिरीन, कोई कहता है 40 लाख, जिनकी थर्ड जनरेशन यहाँ गलियों मोहल्लों शहरों पहली भी है, किस तरीके से उनको बाहर निकालेंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन इस वक्त जो हमारे वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने और निगरां हुकूमत ने और स्टेक होल्डर्स ने ये जो फ़ैसला किया है कि 4 दहाइयों से, जी हाँ 4 दहाइयों से हमारे साबिका हुक्मरानों ने ख़ास तौर पर जनरल ज़िया-उल हक़ की बाक़ियात ने जिस तरह पाला पूसा तीसरी जनरेशन्स को, वो आज पाकिस्तान के गली कूचों मोहल्लों शहरों में नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में मस्जिदों के इमाम जो हैं वो अफ़गान हैं, हज़ारों की तादाद में मदारिस में हैं, नीम सरकारी इदारों में हैं, शनाख्ती कार्ड उनके पास हैं, पासपोर्ट उनके पास हैं, कारोबार उनके पास हैं, उन ट्रेड जो है तोरखम और चमन के साथ जारी है। और ये अचानक इन सबको इतनी जल्दी निकालना, ये जो एक वाक़या सानिया हुआ जिससे बड़े बड़े साने वाक़े हुए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस बारे में भी बड़ी मुतदाद राय है। कुछ लोग कहते हैं कि 44 लाख अफगान शायद पनाह गज़ीन हैं, लेकिन 17 लाख अक़वाम मुत्तहिदा उसको कंफर्म करता है, जिसमें 7 लाख वो कहते हैं जी रजिस्टर्ड हैं। फिर एक असल ये कि इनका मैकेनिज़्म क्या होगा, क्या तरीक़ेकार होगा, क्या मोहल्लों में मौजूद उन लोगों को गली कूचों से निकाल कर टिरकों में भर के पोरस जो बॉर्डर है तोरखम और चमन का, उस रास्ते से इन लोगों को निकाला जाएगा? ये और बहुत सारे सवाल हैं। मेरे साथ जान अचकज़ई साहब मौजूद हैं। जान अचकज़ई साहब अपने का पसमंद रखते हैं और ख़ास तौर पर डिविडेंड लाइन के इस तरफ और उस तरफ होने वाली तब्दीलियों को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। शुक्रिया जान, आपने हमारे वक्त निकाला। एक आपसे मेरी सहाफ़ी की हैसियत से भी ताल्लुक़ रहा है। मुझे इल्म है कि एक मैंने कहा ना कि आप पूरे पस मंज़र को जानते हैं, ख़ास तौर पर डिविडेंड के इस तरफ और उस तरफ, तोरखम और चमन, और ये पोरस इसको बॉर्डर कहा जाता है। यानी सैकड़ों रास्ते ऐसे हैं कि जिससे हज़ारों लोग गैर कानूनी तौर पर भी आते हैं और कानूनी तौर पर तो आते ही हैं। तो किसके यानी इन लोगों को निकालना हरकुलिन टास्क ही होगा ना जान अचकज़ई? पहली बात ये कि हमने 3 कैटेगरीज इनकी यानी बनी हुई है और हम उसको मुख्तलिफ़ तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। एक वो हैं जिससे हम अफ़गान रिफ्यूजीज़ कहते हैं, जो रजिस्टर्ड है UNHCR के साथ, एक नंबर वो है। दूसरा नंबर जो है जिनके पास अफ़गान डॉक्यूमेंटेशन है, जिसे हम अफ़गान सिटीज़न्स कहते हैं, जिसको टेक्निकली ACC होल्डर्स कहते हैं। और तीसरा वो है जो एलियंस है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, कोई यानी असनाद नहीं है। हम पहले मरहले में उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो एलियंस हैं, चाहे वो अफ़गान हैं या कोई और शहरी हैं। ये इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तकरीबन इनकी तादाद 13 लाख है। बलूचिस्तान में आउट ऑफ दिस 13 लाख के फिगर में तकरीबन 2.5 लाख हमारे ख्याल में ये डॉक्यूमेंट्स के बग़ैर हैं। इनको हमने नोटिस दिया है कि इन्हें उस्सुलन तो जाना चाहिए था कब का, लेकिन अब उनके पास ये 27-28 दिन है कि वो पाकिस्तान छोड़ दें। जान अचकज़ई साहब, अगर मैं कोई और होता तो उनकी इस बात को मनवन तस्लीम कर लेता, लेकिन आपको ये भी इल्म है और पूरे पस मंज़र के साथ इल्म है कि इन अफ़गान नाम नहाद महाजरीन कह लें, पनागुज़ीन कह लें, मैं ये नहीं कहूँगा सब क्रिमिनल होंगे,
बेकसूर भी होंगे, जो माजी में की हुकूमतों के मजालिम के सबब आए, चाहे वो तराकी दौर में आए हों, चाहे कारमल दौर में आए हों, चाहे नजीब दौर में आए हों, या करज़ई दौर में आए हों, या इस हालिया दौर में आए हों। लेकिन आपके यहाँ मजहबी दीनी तंजीमों ने उनको पनाह दी, उनको बाकायदा यहाँ से जद्दा और वाशिंगटन की आशीर्वाद हासिल थी। ख़ास तौर पर 9/11 के बाद ये साहब मलबा हम पर गिरा कर चले गए। तो ये मैंने कहा ना, हमें तो कहा गया है कि 105 107 तो सिर्फ KP की मसाजिद में इमाम हैं, और अकोड़ा खटक को तो कहा जाता है वो उनका किला बाला हिसार है। तो ये आप ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनको ऑन बोर्ड आप लेंगे? ये तो खुलकर अभी भी कहती हैं, जैसे वही ज़बान बोल रही है जो काबुल ज़बान बोल रही है, कि जनाब आप इनको बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते, जिस तरह काबुल कह रहा है कि नाकाबिल कबूल है हमारे लिए। अच्छा, पहली बात ये कि माजी के हवाले से हम कोई भी जजमेंट कर सकते हैं विद हाइंड साइट एज दे से इज़ 50-50। उसमें जाने का आज फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम एक सॉफ्ट स्टेट बन गए थे। आज एक रियासत के तौर पे फैसला हुआ है कि हमने जो ये एलियंस हैं उनको निकालना है। तरीके उनके पास, हमारे पास है। नासा ने नादरा ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें उनके अंगूठे लगाए जाएंगे, इनके फुटप्रिंट्स लिए जाएंगे। फिर कोई भी अगर कल पकड़ा भी जाता है और वापस आता है तो वो इस डेटाबेस में होगा और वो फिर नहीं आ सकता। दूसरी बात ये कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में है उनकी तमाम रिकॉर्ड ऑलरेडी स्टेट के पास है। स्टेट ने ये विल मस्टर नहीं किया था, आज ये विल मस्टर है। रियासत पाकिस्तान के सामने कोई मसला नहीं है जो हल ना हो। ये मसला भी कोई हल यानी मुश्किल नहीं है। पहले पॉलिटिकल विल नहीं था, आज पॉलिटिकल विल है, आज डिटर्मिनेशन है। और ये आर्मी चीफ का क्लियर विजन है कि हमने अपने बॉर्डर्स को मैनेज करना है, और ऐसे मैनेज करना है जिस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि आपके पास पासपोर्ट हो, आपके पास वीज़ा हो तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, चाहे वो ईरान के साथ बॉर्डर है। लेकिन अगर ये नहीं है, यू आर नॉट वेलकम। तो ये डूएबल है और इसके लिए प्लान तैयार है। लेकिन जान चकदई साहब, अगर आपकी निगरां गवर्नमेंट, ख़ासतौर पर वजारत दाखिला, इनके इदारे, इनके एजेंसियों ने क्या ये होमवर्क कंप्लीट कर लिया कि 25 दिन के अंदर आप जो गैर कानूनी तादाद सिर्फ 2.5 लाख तो अपने यहाँ गैर रजिस्टर्ड सिर्फ बलूचिस्तान में बताते हैं, इन्हें कहाँ से निकालेंगे? यहाँ तो मैंने देखा है कि नाजायज़ तजावुज़ात जिन लोगों ने घर बनाए, बिल्डिंग बनाए, दुकानें बनाई हैं इन इलाकों में, हम देखते हैं जो खासतौर सोराब गोड वगैरह में वो आए पत्थर और डंडे लेके आते, पुलिस को भागना पड़ता है इदारों को। तो आप इन्हें निकालेंगे कि उसके लिए बड़ी भारी फोर्स चाहिए होगी, सिक्योरिटी फोर्स हज़ारों लाखों नहीं तो हज़ारों की तादाद में चाहिए होंगे कि उन्हें करें। क्या मैकेनिज्म किया होगा? 25 दिन में उनको निकालने का खुद से तो नहीं जाएंगे, जिनकी 3rd जनरेशन यहाँ मौजूद है। और मैंने कहा ये शनाख्त भी आपने अगर कर ली तो 2.5 लाख लोगों को निकाला जा सकेगा 25 दिन के अंदर। सॉरी टू से जान चक रही, ये बहुत ही इर्रेशनल मुझे इस वक्त इस निगरां गवर्नमेंट और उनकी ख़ास तौर पर अपने दोस्त ज़फ़र भुट्टी का स्टेटमेंट और बयानिया लगता है। पहली बात ये कि तमाम गवर्नेंस के इश्यूज़ को मैनेज करना हमारा मैंडेट है। ये गवर्नेंस का सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनके गार में, एलियंस के गार में दहशतगर्द आ रहे हैं। अब दहशतगर्द एक हो सकता है और 50,000 लोग दिन को बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। हम दहशतगर्दी को इसी तरह हम रिस्पॉन्स करें, अपने शहरों में लड़ें, अपने गाँव में लड़ें और अपनी लाशें उठाएँ, या हम जो मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है, चाहे वो सॉफ्ट बॉर्डर की वजह से, चाहे उनकी सेंचुरीज हैं अक्रॉस द बॉर्डर, चाहे जो लूज बॉर्डर्स हैं और ये लोग आके यहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं, इसको हम एड्रेस करें। तो ये हमारा आज का एजेंडा नहीं है, इसको कल का एजेंडा जो कल होना चाहिए था नहीं हो सका, आज हम कर रहे हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, और इसके लिए जो देर चाहिए वो हमारे पास दुरुस्त आयत। 48 घंटे तो हो ही गए आपको ये अल्टीमेटम दिए हुए, 48 घंटे से ज़्यादा 72 घंटे हो गए। कहते हैं कुछ 700-800 गिरफ्तार इस्लामाबाद में हुए हैं, कराची में हुए हैं। कितनी की गिरफ्तारियां हुई हैं और उनमें से रिहा भी हो गए आधे, मैंने तो ये सुना है इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत जैसे एहसास में। तो कुछ अपडेट करेंगे कि अब तक आपने जो ऑपरेशन का आगाज़ किया है तो इसमें कुछ फैक्ट फिगर?
देखिए, अभी तो मुनज़्ज़म तरीके से हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। हमने एक टाइम दी है, तकरीबन 26 दिन है जो ये वॉलंटरली मुल्क छोड़ दें। अगर 26 दिन में नहीं छोड़ते तो फिर इनको गिरफ्तार किया जाएगा और इनको डिपोर्ट किया जाएगा। जो लोग गिरफ्तार होंगे उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो इस मुद्दत में हम कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दत में ठीक है जाने चकदाई साहब, आपकी ये बात तस्लीम के गिरफ्तारी नहीं कर रहे तो फिर आपको वाक़ई तजदीद कर देनी चाहिए थी, जबकि कई बार कई मुतअद्दिद अखबारों में, मुतबर अखबारों में आया है कि गिरफ्तार सैकड़ों की तादाद में किए गए तो इनका मुस्तकबिल क्या है और आने वाले दिनों में आप कामयाब हो सकेंगे। आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त के गैर कानूनी किसी भी अवान क्या शख्स को यहाँ पर ख़ासतौर पर जो दहशत गर्दी गैर कानूनी तौर पर नहीं रहना चाहिए। चलिए चलते चलते ब्रेक के बाद आऊँगा तो क्रिकेट पर भी बात कर लेते हैं कि वज़ारत ख़ारजा ने आज बड़ा तशवीश का इज़हार किया है। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। मेरा ख्याल है कि सियासत अपनी जगह, इलेक्शन अपनी जगह, लेकिन इस वक्त सारी कौम की नज़रें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर, इंडिया पे हैं। हम भी अभी थोड़ी देर पहले शंघाई कॉन्फ्रेंस में गए थे, बड़ा सख्त हालात थे। बिलावल साहब साथ गए थे और गोवा जैसे शहर में गए। ओवरऑल पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, प्रेशर तो पता ही होता है। मेरे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं, अब तो खैर बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट पे अथॉरिटी रखते हैं, नाराज़ रहते हैं ऊपर वाले इनसे, लेकिन बात सच कहते हैं। बेग साहब, ये जो आप नहीं समझते कि हमें ख़ास तौर पर मीडिया को, उससे ज़्यादा हमारे हुक्काम को, बोर्ड को और उससे ज़्यादा फॉरेन ऑफिस को एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि टीम और वहाँ हैं, उनकी फैमिली यहाँ परेशान होगी। वो लोग अगर हमने यहाँ ज़्यादा किया, या तो भेजते नहीं आप मेरी बात, मैं समझता हूँ कि जो मैं बात कह रहा हूँ पूरे तौर पे ना भी कहूँ तो आप तक पहुँच गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। ये तो आपकी हुकूमत ने इजाजत दी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जाने की, और उसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे और फॉरेन ऑफिस ने सब कुछ किया। अब टीम वहां चली गई है। अब वहां जाने के बाद आप इस तरह की चीजें करेंगे तो पहले ही खिलाड़ी अंडर प्रेशर है, टीम के इंतखाब पर बड़ी तनकीद होती रही है, ले-दे होती रही है। तो अब आपको टीम को सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह के बयानात जो हैं वो खिलाड़ियों को जहनी तौर पर उनको डिस्टर्ब करने का सबब बनेंगे। आपको याद होगा, आपके दोस्त प्रकाशफ साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दे दिया था कि हमने इनके पैसे बढ़ाए क्योंकि दुश्मन मुल्क खेलने जा रहे हैं। वो गालिबन स्लिप ऑफ द टंग था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि भारतीय मीडिया ने उसे बड़े आड़े हाथों लिया था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को भी अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को आड़े हाथों लेना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि अब लड़के चले गए, हमारी टीम जो है वो 9 मैचेस खेलेगी वर्ल्ड कप में मुजाहिद साहब, और मुख्तलिफ शहरों में। इस दौरान फुटबॉल की टीम भी गई, इस दौरान और भी कोई टीमें गई। मैं देख रहा था कि रेलवे हुक्काम भी गए, बहुत सारे लोग गए। यानी देखें, हमारा वो जो कश्मीर, वो सब मामला अपनी जगह, लेकिन अवाम चाहे हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान कोई जंग नहीं चाहते, और हमारे हुक्मरानों की पॉलिसी तो के साथ तब्दील होती रहती है ना। किस तरह झप्पियां डालते हैं ये लोग, किस तरह गले मिलते हैं ये लोग, लेकिन इस वक्त आवाम का मसला है ना क्रिकेट। तो जी बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त तो देखिए ना, लोग, मुजाहिद साहब आपका भी इंटरेक्शन हुआ होगा भारतीय साथियों के, और मेरा भी होता है, तो वो जर्नलिस्ट जो है वो और आवाम जो है उनकी यही राय है कि क्रिकेट होनी चाहिए। तो हुकूमतों का मामला है। लेकिन मैं फिर वही घूम कर आऊंगा कि हमारी वजारत खारजा ने जब इजाजत दे दी थी तो इस तरह के हमारे बयानात जो है वो खिलाड़ियों को डिस्टर्ब करने का सबब बनेंगे, बजाय इसके कि वो मेंटली भारत में अच्छा परफॉर्म करें। अगर भारत में जीत कर आते तो इससे बड़ी बात क्या होगी। अच्छा, अभी एक और पोजीशन मुझे बता दें, वक्त कम है, वीज़ों की क्या पोजीशन है शायकीन, और क्या आपके मीडिया को मिला है? और अगर मीडिया को अब तक नहीं दिया गया तो ये तो क्रिकेट ठीक है, हिंदुस्तान में तो हो रहा है, तो ICC को इसका एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन ICC उस वक्त एक्शन लेगी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC पर सख्ती से उनको कहेगा कि जी हमारा मीडिया नहीं। अब पिछला वर्ल्ड कप हुआ था मुजाहिद साहब 2019 का, मैं खुद भी गया था, बेशुमार सहाफी गए, लेकिन जो अंदर की इत्तलात है वो ये है
कि जो भारत का यहाँ पर सिफारत खाना है, लगता ये है उसको उनकी हुकूमत की तरफ से हिदायत दी गई है कि वीजे देने के मामले में बहुत एहतियात से काम लिया जाए। शायद यही वजह है कि सहाफी इंतजार में, तमाशाई तो दूर की बात है। तो ये सोचना चाहिए, पीसीबी लिखे आईसीसी को कि इस वर्ल्ड कप में हमारी टीम की एक अपनी वैल्यू है, अगर हमारे सहाफी, हमारे तमाशाई नहीं आएंगे तो क्या फायदा। दुनिया में हर जगह होता है, जहां पर भी कोई टूर्नामेंट होता है तो जो उसका मेजबान मुल्क होता है वो इस बात की गारंटी देता है कि जो टीमें शरीक होंगी उनके खिलाड़ियों के सपोर्टर्स को, उनके मीडिया वालों को आने की इजाजत दी जाएगी। नहीं, और उसकी सबब ये, मैंने आपको मिसाल दी, बार बार अपनी देनी चाहिए कि मई में जो शंघाई कॉन्फ्रेंस थी कौम में ऐसी ही सूरत हाल थी, लेकिन हमें नॉर्मल तरीके से जब हम एक्रेडिटेड हो गए तो हमें फैसिलिटेट किया उन्होंने पूरे 12-13 सहाफ़ियों को, और वो ज़्यादा हसास मामला था। ये तो फिर भी क्रिकेट है। बिल्कुल आपने सही कहा मुझे। अब ये समझ में नहीं आता ना कि वीजे, वो कहते हैं कि जी वीजे के लिए 5 दिन दरकार है, 5 वर्किंग डेज। पाकिस्तानी टीम के लिए वीजा ताखीर हुई तो वो कहते हैं कि जी आपने तो 19 सितंबर को अप्लाई किया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें रुकावटें डालने की कोशिश की गई है, हालांकि होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान और भारत में बेग क्रिकेट साहब, का वो तो क्रेज है। आपको भी पता है कि हम छुट्टी के दिन भी जो है खिड़कियां दरवाजे खुल जाते हैं वीज़ा देने। लो मौजूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।